कहानी की शुरुआत में हमें इंडोनेशिया की एक जेल को दिखाया जाता है, जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। यहीं पर हम एक बीमार कैदी को देखते हैं जो जेल की फर्श पर पोछा लगा रहा है। इसी बीच जेल का वार्डन वहां एक कैदी से मिलने आता है और उसकी सेल में कुछ बच्चों की तस्वीरें फेंकते हुए कहता है, ध्यान से देखने, इन सब की मौत का जिम्मेदार तू है। तेरे जैसे दरिंदे को जिंदा रहने का हक ही नहीं है। पर वो कैदी बोला, वो लोग निर्दोष नहीं थे, मैंने जो किया वो जरूरी था, पर तुम नहीं समझोगे। उसके बस इतना कहती ही वो कैदी पोछे की बाल्टी से एक धारदार चाकू निकालता है और गार्ड का गला चीर देता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते उसने उनकी बंदूक छीनकर सब पर गोलियों की बारिश कर दी। इसी बीच उस कैदी ने वार्डन को कसकर पकड़ लिया ताकि वो भाग ना सके। अब बस एक गार्ड और वो कैदी ही बचा था, पर वो दोनों भी एक दूसरे को गोली मार देते हैं। सेल के अंदर का कैदी सेल को तोड़कर बाहर आता है और वार्डन को देखता है जो रेंगते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। वर्ली उसके मुंह में हाथ डालकर उसका जबड़ा तोड़ देता है। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो कानून से कहीं ज्यादा ऊपर है और यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसके बाद ली जेल के सभी कैदियों को आजाद कर देता है और उन सबको हथियार थमाकर आगे चलने को कहता है। सभी बहुत खुश थे, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि आगे और भी गार्ड्स उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। उन सब के बीच में बहुत भयानक गोलीबारी होती है जिसमें कोई नहीं बचता। हालांकि ली पहले से ही जानता था कि ये सब मारे जाएंगे, इसलिए वो जानबूझकर पीछे ही रहा। वो उन सब की लाशों के ऊपर से होता हुआ बाहर जाने लगता है। रास्ते में उसे जो कोई भी जिंदा मिला उसने उसे मार दिया और इस तरह इंडोनेशिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल एक बार फिर खुलेआम बाहर घूम रहा था। वहीं दूसरी ओर हम रोमी नाम के मछुआरे को देखते हैं। जब वो हर रोज की तरह मछली पकड़ने के लिए बोट निकालने जा रहा था, तभी उसने एक आदमी की बॉडी देखी जिसे समुद्र की लहरें बहाते हुए किनारे पर ले आई थी। इसके 2 महीने बाद हम आइलीन नाम की लड़की को देखते हैं, जो वहीं के एक लोकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी। आइलीन उस लड़के का इलाज कर रही थी जो उन्हें समुद्र के किनारे मिला था। पिछले 2 महीनों से वो कोमा में है और अब तक कोई उसे मिलने नहीं आया था। उसकी चोटों को देखकर आइलीन सोच में पड़ जाती है कि किसने इस बेचारी की ये हालत की होगी। उसे अपने पेशेंट का नाम नहीं पता था, इसलिए वो खुद उसे एक नाम देती है और उस दिन उसके बगल में ही सो जाती है। जब वो नींद में थी तभी उसके शरीर में थोड़ी हलचल होती है। उस आदमी को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो चीखते हुए उठ गया और खुद को हॉस्पिटल में पाकर फटाफट वहां से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसका शरीर बहुत कमजोर था, इसलिए जमीन पर पैर रखते ही वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, जिससे आइलीन की नींद टूट जाती है। आइलीन उससे उसका नाम पूछती है, पर पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे अपना नाम तो छोड़ो, वो कौन है, कहां से आया है और उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। जब आइलीन ने उसका सीटी स्कैन किया तो पता चला कि उसके सर में कुछ लोहे के टुकड़े फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए उसे एक सर्जरी करवानी होगी। जब तक उन्हें निकाला नहीं जाता तब तक उसे कुछ याद नहीं आएगा। आइलीन उसे कहती है कि अब से तुम्हारा नाम इस्माइल है और जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊंगी। वो उसे रोमी से भी मिलवाती है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसी रात हम कुछ गैंगस्टर्स को देखते हैं जो ली के जेल से भागने की खबर से बहुत परेशान थे। वो अपने लोगों के साथ एक जरूरी मीटिंग करते हैं ताकि वो ली को ठिकाने लगा सकें। पर तभी हाथ में नूडल्स का थैला लिए ली बड़े आराम से उन दोनों के पास आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो जेल से नहीं पिकनिक से लौटा हो। ली उन दोनों के सामने बैठकर खाना खाने लगा, पर तभी उनमें से एक जो उन गैंगस्टर्स का बॉस था कहता है कि सीधे मुद्दे पर आते हैं, मैं तुम्हें इस धंधे से निकाल रहा हूँ। हमने तुम्हारे साथ बिजनेस इसलिए किया क्योंकि यहाँ तुम्हारा डर था, एक रुतबा था, पर अब सब खत्म होते नजर आ रहा है। आज रात तुझे मारकर तेरी जगह हम ले लेंगे, फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। पर उन्हें क्या पता था कि ली के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी। उसके बस एक इशारे पर उसके लोग वैन से बाहर निकलते हैं और बाहर खड़े उसके लोगों को मार डालते हैं। ये सब ली के ही ट्रेन किए हुए गुंडे थे, जिनसे लड़कर आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा था। वहीं अंदर जब ली पर हमला होता है तो रीका नाम की एक लड़की उस पर हाथ उठाने वाले हर एक आदमी को काट डालती है। उसने अकेले उन सबको खत्म कर दिया और जब बाहर से उनकी मदद के लिए और कोई नहीं आया तो वो गैंगस्टर समझ गए कि अब उनका बचना मुश्किल है। उसने जैसे ही अपनी गन निकाली, ली ने चॉपस्टिक से उसके गले को चीरकर उसे मार डाला। उसके बगल में बैठे गैंगस्टर की तो डर के मारे पैंट गीली हो गई। वो बोलने लगा, मैं इस आदमी को नहीं जानता, ये मेरा बॉस नहीं है। पर ली बोला, जब तू इसे नहीं जानता तो जब ये बोल रहा था तो तू यहाँ बैठा बैठा सुन क्यों रहा था। ली उसे मारने ही वाला था कि तभी वो आदमी कहता है कि मुझे मत मारो, मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो आपके काम आ सकता है। मुझे एक आदमी के बारे में पता चला है जो आपका बहुत खास था, उन्हें वो समुद्र के पास मिला, वो अभी हॉस्पिटल में है, मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ। ये सुनकर ली रुक जाता है और सोचने लगा कि कहीं ये वही तो नहीं। उसने बॉन्डी के कान पर गोली मारी और बोला, अब तू हॉस्पिटल जा सकता है, जा उसे उठाकर मेरे पास ला। बॉन्डी जब हॉस्पिटल गया तो एक नर्स उसे पहले फॉर्म भरने को कहती है क्योंकि और भी पेशेंट लाइन में थे। पर बॉन्डी उस नर्स के साथ बदतमीजी करता है और उसे रोकने आए गार्ड्स को भी थप्पड़ मारता है। उन्हें लड़ते हुए देख आइलीन वहां आती है
जब उसने देखा कि उसका पेशेंट एक गुंडा है तो उसने सबसे पहले उसका इलाज करने का सोचा। जब आइलिन उसे दवा लगा रही थी तभी बॉन्डी उससे उस आदमी के बारे में पूछता है जो उन्हें समुद्र के पास मिला था। हालांकि आइलिन जानबूझकर ऐसे किसी आदमी के बारे में पता होने से मना कर देती है, जिसके बाद बॉन्डी को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। उसे गलत ढंग से छूकर तो उसने हद ही पार कर दी, जिसके बाद आइलिन उसे सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देती है। पर बॉन्डी जानता था कि अंदर कोई नहीं आएगा, इसलिए वो और बदतमीजी करने लगता है। पर तभी वहाँ इस्माइल आ गया और उसने उसकी उंगलियां तोड़ दी। गुस्से में बॉन्डी उसके सर पर कांच की बोतल दे मारता है, जिससे इस्माइल कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। हालांकि जैसे उसने होश संभाला उसे पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा, उसने बॉन्डी की गर्दन पकड़ी और उसे इतनी जोर से दबाया कि उसकी सांस रुकने लगी। इससे पहले कि वो उसे मार डालता आइलिन उसे शांत करती है, जिसके बाद इस्माइल उसे जाने देता है। उस रात घर जाते वक्त आइलिन इस्माइल से पूछती है कि कौन हो तुम? आज जो तुमने किया उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम मेरे साथ जकार्ता चलो। यहाँ इस्माइल को पता चलता है कि उसके सर में कुछ फंसा हुआ है, जिसके इलाज के लिए उन्हें जकार्ता ही जाना पड़ेगा। यहाँ रहा तो उन गुंडों का पता नहीं, पर यह बीमारी उसे जरूर मार देगी। अगले दिन हम उन दोनों को एक बस स्टैंड पर देखते हैं जहाँ से जकार्ता के लिए बस जाती थी। बैठे बैठे इस्माइल को अपने अतीत की एक झलक दिखाई देती है, जिससे उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसी बीच हम बॉन्डी और उसके आदमियों को देखते हैं जो छुपकर उस पर नजर रख रहे थे। जल्द ही उनकी बस आ जाती है, पर वो उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि बीच में एक वैन आकर खड़ी हो गई थी। इसके बाद वो सब उस बस का पीछा करते हैं, पर उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि इस्माइल उस बस में नहीं है, क्योंकि वो बस में चढ़ा ही नहीं था। रास्ते में एक गाड़ी को खड़ा देख ड्राइवर को मजबूरन बस को रोकना पड़ता है, पर जैसे ही उसने ऐसा किया कुछ गुंडे बस में घुसकर उसे गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद वो अब्दी को बाहर आने को कहते हैं, पर जल्द ही उन्हें पता चला कि वहाँ इस नाम का कोई शख्स नहीं था। सबूत मिटाने के लिए वो बस में बैठे सभी लोगों को गोली मार देते हैं। आइलिन जो बहुत डरी हुई थी वो मदद के लिए इस्माइल को फोन करती है, पर तब तक वो गुंडे बस में मौजूद हर एक आदमी, औरत और यहाँ तक कि बच्चों को भी मार देते हैं। आखिर में सिर्फ आइलिन और एक छोटी बच्ची ही बची थी। उन्होंने आइलिन से अब्दी के बारे में पूछा, पर उस बेचारी को कुछ नहीं पता था, जिसके बाद उन लोगों ने उसे बहुत मारा। उधर इस्माइल रोमी के साथ उस बस का पीछा करता है। जब उसने बस को सुनसान सड़क पर खड़ी देखा तो वो दौड़कर अंदर गया और पाया कि सब लोग मर चुके थे। उसने एक एक लाश को ठीक से देखा, पर कहीं भी आइलिन नहीं थी। उसे वहाँ आइलिन का चश्मा मिला, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता एक आदमी हाथ में पेट्रोल की कैन लिए बस के अंदर आया। इस्माइल उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जाने दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन उस आदमी ने इस्माइल पर हमला कर दिया। दोनों में फाइट होती है जिसमें इस्माइल को उसके हाथ तोड़ने पड़े, पर इतना काफी नहीं था क्योंकि पीछे से एक और आदमी उस पर पेट्रोल छिड़क देता है। उसने इस्माइल को जिंदा जलाने के लिए एक लाइटर बाहर निकाला, पर इस्माइल ने उसके पैर तोड़ दिए। वो फूंक मारकर लाइटर की आग को बुझाने की कोशिश करता है, पर तभी एक और आदमी उसकी जान के पीछे पड़ गया। वो बस में आग लगाकर उसे बाहर से लॉक कर देते हैं, पर इससे पहले आग की लपटें उस तक पहुंचती इस्माइल उस बस से बाहर निकल जाता है। एक ने उसे गोली मारने की कोशिश की, पर तभी उसकी जान बचाने के लिए रोमी बीच में कूद पड़ा, जिस कारण उसे गोली लग जाती है। अपने दोस्त की मौत से इस्माइल बहुत दुखी था, पर तभी पीछे से कोई उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम बॉन्डी को देखते हैं, जो बोलता है लड़की तो ठीक है, लेकिन हम इस बच्ची को यहाँ क्यों लाए हैं? ये हमारे किसी काम की नहीं, से जाने दो। पर वो लोग उसे गोलियों से भून देते हैं क्योंकि अब वो उनके किसी काम का नहीं था। इसके बाद आइलिन को एक कैद खाने में फेंक दिया जाता है, जहाँ रीका उसे बहुत टॉर्चर करती है। उसे आइलिन के पास इस्माइल की मेडिकल रिपोर्ट्स मिली, जिसे वो ली के पास लेकर जाती है, जिसके बाद ली अपने लोगों को उसे जिंदा पकड़कर लाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर जब इस्माइल की आंख खुली तो वो खुद को पुलिस स्टेशन में पाता है। पुलिस वाला उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे लगा कि बस में सभी लोगों को उसी ने मारा है। हालांकि इस्माइल बार बार खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ था। जिसके बाद उस पुलिस वाले ने उसके सामने एक फाइल रखी और उसे ली की फोटो दिखाते हुए बोला, जानता है ये कौन है? पर इस्माइल की याददाश्त जा चुकी थी, जिस वजह से उसे कुछ याद नहीं आता। इसके बाद उस पुलिस वाले ने उसे एक और तस्वीर दिखाई, जिसमें हम इस्माइल और ली को साथ बैठा देखते हैं। इससे पहले वो बता पाता कि वो कौन है और ली के साथ उसका रिश्ता क्या है। अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट चली जाती है। पुलिस वाला समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर गया। पर जैसे ही वो देखने के लिए खिड़की से बाहर झांकता है, दूसरी ओर खड़ा आदमी अपने धारदार ब्लेड से उसका मुंह फाड़ देता है। इसके बाद वो अंदर आया और इस्माइल पर हमला कर दिया। उसके हाथ टेबल से बंधे हुए थे, इसलिए वो बेचारा भाग नहीं पाता। पर अगर वो हार मानता तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता, इसलिए उसे जो बन पड़ा उसने किया और आखिर में उसने उस हमलावर को मार डाला। इसी बीच किसी ने अंदर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। पर इस्माइल इसमें भी बच गया और उसे मारने आए सभी लोगों को मार डाला। वो भाग ही रहा था कि तभी उसने गेट पर दो और लोगों को देखा जो उसे ही मारने आए थे। उनमें से एक बोला, तू जाके लाइट्स ऑन कर।
इसे मैं ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर उसने गोली चलाई, पर वो इस्माइल को नहीं लगी। इस्माइल दबे पांव उसके पीछे से हमला करने की सोचता है, पर तभी लाइट्स आ गई और वो पकड़ा गया। दोनों के बीच गन को पाने के लिए बहुत खतरनाक झड़प होती है, पर आखिर में वो आदमी गन छीन लेता है। उससे बचने के लिए इस्माइल टेबल के नीचे छुप गया। जल्द उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, और इससे पहले वो उन्हें लोड कर पाता, इस्माइल ने फिर से उस पर हमला कर दिया। उससे बहुत मार खाने के बाद आखिर में वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उसे गोली मार देता है। जब उस दूसरे आदमी ने अपने भाई जैसे दोस्त की लाश देखी तो वो गुस्से से मानो पागल ही हो गया। दोनों में बहुत फाइट होती है और वो आदमी इस्माइल की गर्दन पकड़कर उसकी सांस रोक देता है, पर उसने भी हार नहीं मानी और उस पर एक के बाद एक मुक्कों की बारिश करता रहा। इस्माइल ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया, पर वो उसे जान से नहीं मारता क्योंकि वो कोई किलर नहीं था। पर जब वो जाने लगा तो वो आदमी फिर से उस पर हमला करता है, जिसके बाद उसे मारना ही पड़ा। धीरे धीरे उसे याद आया कि जिन लोगों को उसने मारा कभी वो उसके दोस्त हुआ करते थे, उन्हीं के साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। पर अफसोस पछतावा करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हम आइलिन को देखते हैं जो अपने पास एक नुकीली कैंची छुपा लेती है। कुछ देर बाद वहाँ ली आया और बोला, तो तुम ही हो जिसने आब्दी की जान बचाई। उसने अपने लोगों को फोन किया और कहा कि उसे मत मारना, पर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि फोन आब्दी ने उठाया है और उसे सब याद भी आ गया था। उसने गुस्से में आइलिन की गर्दन दबोच ली और कहा, जल्दी से यहाँ आ जा वरना ये लड़की मारी जाएगी। वो आब्दी को लोकेशन भेजता है, पर इसी का फायदा उठाकर आइलिन ने उस पर कैंची से हमला कर दिया। ली बोला, तुम्हें मेरे गले पर वार करना चाहिए था, नस वहीं होती है, डॉक्टर होके तुम्हें इतना भी नहीं पता। ली अब बस आब्दी का इंतजार कर रहा था। एक टूटी हुई तलवार देखकर उसे वो दिन याद आता है जब उसने आब्दी को मारने की कोशिश की थी। उस दिन आब्दी ने उसके सबसे बेस्ट फाइटर को मारा था। इसका मतलब था कि अगर आज उसके लोग उसे नहीं रोक पाते हैं तो उसे खुद अपने हाथों से उसे मारना होगा। इसी बीच आब्दी उन्हें ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंचता है। वहाँ उसे एक गहरा कुआं मिला जिसे देखकर उसकी एक दर्दनाक याद ताजा हो जाती है। इस कुएं में ली कुछ बच्चों को नीचे फेंकता था, जहाँ वो उन्हें कई दिनों कभी कभी कई हफ्तों तक भूखा रखता था। और जब सब में भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तो वो नीचे एक पानी की बोतल फेंक दिया करता था, जिसे पीने के लिए वो एक दूसरे को जान से मार डालते थे। आखिर में जो जिंदा बचता उसे ली ऊपर खींच लिया करता था। फिर वो उन्हें ट्रेन करता और उन्हें कातिल बनाता ताकि वो सब जिंदगी भर उसके लिए काम करें। आब्दी को सब याद आ ही रहा था कि तभी वहाँ उसका एक पुराना दोस्त आता है। उसने कहा, तो तुम्हें सब याद आ ही गया। आब्दी और बेजो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि बेजो ने कई बार उसके लिए अपनी जान को भी खतरे में डाला था। पर ये उनकी खराब किस्मत ही थी कि आज वो एक दूसरे के सामने थे। बेजो कहता है, काश तुम यहाँ ना आए होते, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, यहाँ से वापस लौट जाओ और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पर आब्दी आइलिन के बिना वापस जाने से मना कर देता है। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बेजो पीछे होते होते कहीं गायब ही हो गया। आब्दी को लगा कि वो चला गया, पर ऐसा नहीं था। वो अचानक से हमला कर देता है। बेजो बाकी फाइटर्स की तरह नहीं था, वो बेहतर और ताकतवर था, इसलिए आब्दी भी उसके आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वो उसे हमला करने का मौका ही नहीं देता और बस उसे मारता ही रहता है, जिससे आब्दी को बहुत गहरी चोटें आती हैं। आखिर में बहुत मार खाने के बाद आब्दी उसे एक जोर का पंच मारता है जिसे बेजो सह नहीं पाता। हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून बहने लगता है, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आब्दी जब उसके पास आया तो उसने देखा कि बेजो की मौत हो चुकी थी। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही रिका उस पर गोली चला देती है। किसी तरह जान बचाते हुए वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गया और मौका मिलते ही उस पर हमला कर उसकी गन उससे छीन ली। रिका का चेहरा देखकर आब्दी को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उस पर गोली चलाई थी। आज उसी की वजह से उसकी ये हालत है। रिका उसे कहती है, तुम्हें याद है हम दोनों कितने करीब हुआ करते थे। वो ये कहकर उसके पास आने की कोशिश करती है, पर आब्दी ने उसे पीछे रहने को कहा क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। रिका कहती है, उस लड़की के लिए तुम हमारे रिश्ते को भूल गए। वो गुस्से में थी, इसलिए उसने आब्दी पर हमला कर दिया। वो उसे कई बार चाकू से मारती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि आब्दी उसे नहीं मारता। वो बोला, बहुत हुआ, यहीं रुक जाओ। तुम जानती हो कि ली एक दरिंदा है, उसका साथ मत दो। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर रिका ने फिर उसे धोखा दिया और उसे मारने की कोशिश की। आखिर में आब्दी उसके सर पर वार कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसने रिका का चाकू उठा लिया और उसे पीछे हटने को कहा। ऐसा लगा कि दोनों ने समझौता कर लिया, पर आब्दी ने जैसे ही उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया, रिका उस पर फिर से बंदूक तान देती है। उसने एक के बाद एक उस पर कई गोलियां चलाई, इसलिए आब्दी को भी उसे मारना पड़ता है। पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि उसे एक भी गोली नहीं लगी थी। ये रिका ने जानबूझकर किया था। वो कहती है, अब हम दोनों का हिसाब बराबर हुआ, और बस ये कहकर वो उसकी बाहों में दम तोड़ देती है। उसकी मौत से आब्दी को बहुत तकलीफ होती है, पर वो बेचारा कर भी क्या सकता था। हम देखते हैं कि ली बड़ी बेसब्री से आब्दी का इंतजार कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि वो यहाँ अपने घुटनों पर रेंगता हुआ आएगा, पर होता बिल्कुल उल्टा है।
आब्दी उसे फोन करता है और वो बताता है कि वो बाहर ही खड़ा है। इसी बीच एक आदमी आइलिन के सेल में आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। आइलिन ने जब उसे मना किया तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो आइलिन का रेप करने की कोशिश करता है, पर तभी वो छोटी बच्ची उसके सर पर प्लेट दे मारती है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। इसके बाद उसने आइलिन और उस बच्ची को बहुत मारा। मौका पाते ही वो लड़की उसकी राइफल उठा लेती है और इसी बीच आइलिन ने भी उस पर हमला कर दिया। उस आदमी ने जब उनके कांपते हुए हाथ देखे तो उसे लगा कि ये लोग क्या ही गोली चलाएंगे, पर तभी वो छोटी बच्ची राइफल से लॉक हटा देती है, जिसके बाद आइलिन ने उसे गोलियों से भून दिया। वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ उसे एक और आदमी मिला, पर वो उसे भी मार डालती है। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ और लोग उसका पीछा करते हैं। वो जितनों को मार सकती थी उसने उतनों को मारा, पर जल्दी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ी रहते कि तभी वहाँ आब्दी आ गया और उन सबको मारकर उसे बचा लिया। वो बोला, आइलिन बाहर आ जाओ, ये मैं हूँ इस्माइल। पर हम देखते हैं कि आइलिन बहुत डरी हुई थी। वो उसे खुद से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसे लगा कि वो भी इन लोगों की तरह एक दरिंदा है। पर आब्दी बोला, आइलिन मैं इन लोगों जैसा नहीं हूँ, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मुझे बचा लो। ये सुनकर आइलिन ने चाकू नीचे कर दिया और उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। इसी बीच आब्दी की नजर ली पर पड़ी, जो बहुत गुस्से में था। वो उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत मारता है। ली बोला, तू बस एक कुत्ता है जिसे वफादारी का मतलब नहीं पता। जब उसे पता चला कि रीका मर चुकी है तो वो रोने लगा, क्योंकि उसने रीका को अपनी बेटी की तरह पाला था। आब्दी कहता है वो उसी दिन मर गई थी जब तुमने उसे कुएं से बाहर निकाला, उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो आब्दी पर हमला कर देता है। उसका हर एक वार बहुत सटीक और जानलेवा था, जिसके कारण बस कुछ ही मिनटों में आब्दी अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता। पर उसमें अभी जान बाकी थी, इसलिए वो हार नहीं मानता और ली से लड़ता रहता है। ये फाइट तब तक खत्म नहीं होती जब तक दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। देखते ही देखते उनकी लड़ाई और भी घातक होती जाती है, जिसमें आब्दी को सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। पर इन सब के बावजूद वो हिम्मत करके एक बार फिर से उठता है और उसने ली पर एक के बाद एक कई मुक्के बरसाए और अपने आखिरी वार में उसने ली को इतनी जोर से मारा कि उसके बाद वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर आब्दी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब तक वो उसे मार नहीं देता वो कहीं नहीं जाने वाला था। ली एक बार फिर से उस पर हमला करता है। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर आब्दी भी उसका एक हाथ तोड़ देता है। आब्दी उसे उठाकर एक नुकीली लकड़ी पर फेंक देता है, जो उसके शरीर को चीरकर उसके आर पार हो गई। ली अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, पर उसकी मजाल तो देखो, मरते मरते भी वो आब्दी को मारने की कोशिश करता है। ली उसके गले को उसी नुकीली लकड़ी में घुसाने की कोशिश करता है। वो अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था कि तभी आइलिन पीछे से आब्दी को खींचने लगी, जिससे वो कमजोर पड़ गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। जल्द ही खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। आब्दी की जान तो बच गई, पर उसे इतनी चोट आई थी कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आइलिन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर्स ने आब्दी का इलाज करके उसके सर से उन लोहे के टुकड़ों को निकाल दिया था, पर अभी वो कोमा में है। उसकी चोटें इतनी गहरी थी कि उसे ठीक होने में महीनों भी लग सकते थे। आब्दी के साथ जो भी हुआ उसके बारे में सोचकर आइलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। इसी बीच उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें पेशेंट का नाम लिखा होना चाहिए था, पर वहाँ कुछ नहीं लिखा था। आइलिन वहाँ आब्दी का नाम लिखती है, हालांकि बाद में उसने तुरंत ही उसे मिटा दिया। अब ये उसकी दुआओं का ही असर था कि आब्दी को उसी वक्त होश आ जाता है और वो आइलिन से कहता है कि उसे शायद वहाँ इस्माइल लिखना चाहिए। ये सुनते ही आइलिन के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लौट आई। वो इस्माइल को वापस पाकर बहुत खुश थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।